Hello dear students, welcome back to the next video of kinetic theory of gases. अभी आप लोगों को दो वीडियोस दे दिए मैंने जिसमें 1 to 20 एंड 21 to 40 हमारा 40 MCQs तक हो गया. थर्ड वीडियो है तो 41 से आगे बढ़ेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दीज MCQs. ये 41 सॉल्व करेंगे पहले. ठीक है. At a constant volume, the specific heat of gas is 3R by 2. Constant volume मतलब CV कितना है 3 by 2R. Then value of gamma is how much? बहुत सिंपल है. आपके पास हमेशा जब भी ये वाले CPCV के सम्स आएंगे ना, इतना याद रखना. सर ने आपको वीडियो दिखाया था, वो वीडियो प्लीज देखना जो सर ने वीडियो में थ्योरी पढ़ा था. वेरी इंपॉर्टेंट. और वो क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम से चालू करने का. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से चालू करने का. वो अगर आपको पता है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, उससे एनर्जी मिलेगा. और एनर्जी से सीवी मिलता है, सीवी से सीपी मिलता है, उसके बाद रेशियो मिलता है, और उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड मिलता है. ये सब वीडियो में दिखाया मैंने आपको, वो वीडियो देख लेना. अगर लग रहा है ये क्या सर बोल रहे तो भाई आप लोग रेडी नहीं हो आगे के एमसीक्यूज के लिए, तो अगेन गो बैक टू बेसिक्स एंड वॉच दैट वीडियो. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. अब इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत नहीं है, एनर्जी की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्टली सीवी दिया है ये क्वेश्चन में. तो सीवी दिया है, उसे सीपी निकालो. आपके पास दो ही फॉर्मूले भाई, एक सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर है, और दूसरा सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू गामा है. तो पहले तो सीपी माइनस सीवी करो. आपको सीवी दिया है ना, तो माइनस सीवी इधर भेजो. सो सीपी विल बी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर. ये माइनस सीवी इधर जाके एडिशन हो जाएगा, सीवी प्लस आर. सीवी कितना है आपका 3/2R. सो 3/2R प्लस आर विल बी इक्वल टू 5/2R. तो यार सीपी मिल गया, सीपी 5/2 मिल गया, और सीवी हमारे पास पता है ऑलरेडी. तो मेरे को सिर्फ रेशियो लेने का है. सीपी क्या है 5/2, सीवी क्या है 3/2, बाय 2/2 कट, आंसर आ गया 5/3. ठीक है. नेक्स्ट MCQ 42nd. For a gas, if gamma is this much, then atomicity, Cp and Cv of the gas are respectively. अभी गामा 1.4 है, हाँ 1.4. वो कब आता है, अभी हम लोग ने ऑलरेडी अपने को रट्टा हो जाना चाहिए, नहीं तो रेशियो लेके देखो 1.4 कब आएगा. अगर आप लोग इसको देखोगे ना 5/3 करके, आपको पता है Cp है. ये वाला जो कॉलम है बच्चों, ये पूरा कॉलम Cp है, ये Cp है, ये Cp है, ये Cp है, ये Cp है. और ये जो कॉलम है, ये कॉलम आपके Cv कॉलम से. आप रेशियो लेकर देखो, ये 2 डिवीजन 2 डिवीजन 2 डिवीजन 2 डिवीजन, वो तो उड़ जाएगा. इधर पे क्या दिखेगा 5/3, इधर पे क्या दिख रहा है 7/5. वो सीपी बाय सीवी करके देखा, इधर पे 7/5, इधर पे 7/5. अभी डिवीजन 1.4 आना चाहिए. गामा इज 1.4. गामा क्या होता है सीपी बाय सीवी. इनका डिवीजन 1.4 कौन से नंबर में आता है, इसमें तो नहीं आ रहा क्योंकि 5/3 1.6 आता है, तो ये रॉन्ग. ये होता है 1.4. तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया. बी सी डी में से राइट हो सकता है, कोई इसमें से कोई तो एक राइट हो सकता है. अब इसमें से कौन सा राइट है, अब आप लोग सोचो. अगर, हाँ ध्यान से देखना, अगर आपको Cp 7/2 है, Cv अगर 5/2 है, दैट मीन्स मैंने आपको उल्टा मेथड अभी सिखाया था ना जस्ट. अभी क्या बताया था मैंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम से एनर्जी, एनर्जी से Cv, Cv से Cp, Cp से गामा एंड सो ऑन. यहाँ पे देखो जरा ऑप्शंस, इसमें Cv पता है, Cv पता है. हाउ मच इज Cv 5/2. तीन ऑप्शन देख लो, 5/2 है, तो Cv तो क्लियर है 5/2 है. अगर Cv 5/2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 1/2 × kT. लॉजिक समझ रहे हो. अगर Cv 5/2 है, दैट मीन्स 5 × हाफ एनर्जी, दैट मीन्स 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. लॉजिक समझ रहा है. यहाँ पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ पे मिलता है, मुझे पता है 3 टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम रहते हैं. कौन से, एक ट्रांसलेशन, दूसरा रोटेशन, तीसरा वाइब्रेशन. अभी बोल रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो देख लेना प्लीज. ट्रांसलेशन में आपको 3 फ्रीडम हो सकते हैं, बराबर. रोटेशन में 3 फ्रीडम हो सकते हैं, सॉरी रोटेशन में मतलब 3 हो जाएंगे तो 6 हो जाएगा. अपने को कितना चाहिए, मैक्सिमम अपने को 5 चाहिए, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैक्सिमम 5. तो ट्रांसलेशन में 3 मिल गया, रोटेशन में 2 ले लो, और वाइब्रेशन मत रखो. वाइब्रेशन मतलब कि रिजिड रखो 2 एटम्स,
दो एटम्स का रिजिड मॉलिक्यूल बनाओ तो जिसमें रोटेशन मिल सकता है एक्स और वाई एक्सिस में, याद है ना, ऐसा रोटेशन हो सकता है, यस। दूसरा इस प्लेन में भी रोटेशन हो सकता है एक्स वाले एक्सिस में, ऐसा भी रोटेट हो सकता है, तो दो दो रोटेशन मिल रहा है। दैट मीन्स ट्रांसलेशनल और रोटेशन मिला के अगर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रहा है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में मिलता है, डायटोमिक गैसेस में, तो डायटोमिक इज द आंसर। अब समझ में आपको, ठीक है। नेक्स्ट 43rd, for a gas if ratio of specific heats at constant pressure and volume is gamma, then value of degree of freedom is how much? अभी ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला तो मैंने आपको सिखाया नहीं है, तो अपन इसको प्रूव करेंगे, अपन इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। For a gas, if ratio of specific heat at constant pressure and constant volume is gamma, then the value of degree of freedom is how much? अब आप लोग सोचो जरा, आप लोग सोचो, अगर Cp अपॉन Cv आपका गामा है, Cp अपॉन Cv अगर आपका गामा है, आपको इतना पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ से पता चलता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको एनर्जी से रिलेट करता है, एनर्जी आपको पता है ना, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, सो एनर्जी आपका 3/2 आता है, तो एनर्जी से Cp अपने को Cv मिलता है, Cv मिलता है, तो Cv अगर 3/2 है, मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, Cv अगर 5/2 है मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, वो लॉजिक से, ठीक है। तो आपको दिया है Cp/Cv इज इक्वल टू गामा, तो Cv इज इक्वल टू, मेरे को Cv चाहिए, तो Cv विल बी इक्वल टू Cp अपॉन गामा, लॉजिक समझ रहे हैं, या फिर Cp विल बी इक्वल टू Cv इंटू गामा, दोनों में से कोई एक, इतना तो क्लियर है। अब मुझे दो रूल पता है भाई, एक रेशियो मुझे पता है कि आंसर गामा आता है, और दूसरा एक चीज पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो एक काम करता, एक काम करता, मेरे को Cv चाहिए क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको Cv से मिलता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ये Cv से मिलता है, तो फिर क्या एक काम करते हैं अपन, क्या करेंगे, Cp को सब्स्टिट्यूट करेंगे, Cp इज इक्वल टू Cv इंटू गामा है ना, रेशियो दिख रहा है ना, ये रेशियो Cp/Cv इज गामा, तो Cv इधर भेजोगे तो Cp विल बी इक्वल टू ये Cv इंटू गामा, तो Cp ना लिखे Cv इंटू गामा माइनस ऑफ Cv विल बी इक्वल टू R, सो Cv को कॉमन निकाल, अंदर आएगा 1 माइनस गामा विल बी R, 1 माइनस गामा उधर भेजो, Cv विल बी इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस गामा, Cv मिल गया, मिल गया Cv। व्हाट इज Cv एक्चुअली, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना, तो देखो मैं ऐसा लिख सकता, Cv इज नथिंग बट 1/1 माइनस गामा इंटू R, हाँ इंटू R, ये Cv आ गया, बराबर। अब आपको इतना याद रहना चाहिए कि एनर्जी का लॉजिक क्या होता है, देखो ये देख के भी आपको आंसर आ जाएगा, ये देख के भी आपको समझ जाएगा कि आंसर बी ऑप्शन, ये देख के भी आंसर समझ जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है। नाउ आपको याद है बच्चों, मैंने सिखाया था आपको कि अगर एनर्जी 3/2 kT है, मतलब एनर्जी को अपन ऐसा लिखते हैं 3 × 1/2 kT, ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग डायरेक्टली, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और Cv क्या होता है, पूरा का पूरा टर्म, बराबर। तो आप लोग बोल सकते हो सर अगर Cv ये है, आप लोग बोल सकते हो सर अगर Cv ये है, Cv अपन कैसे लिखते हैं, Cv इज इक्वल टू 3/2 R लिखते हैं, R छोड़ दो, ये जो नंबर है, नंबर, ये नंबर एनर्जी है, ये नंबर एनर्जी, आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो सर एनर्जी हाउ मच, तो एनर्जी इज 1 माइनस 1 बाय गामा इंटू kT, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है। अब एनर्जी से डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, एनर्जी का लॉजिक पता है ना, एनर्जी का लॉजिक ये होता है हाफ ऑफ kT, और इसके अलावा आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हो, तो मेरे को इधर पे 2 नहीं दिख रहा, तो एक काम करता मैं ऐसे लिखता, देखो मैं ऐसे लिखता, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और नीचे 2 से डिवाइड, देखो मैंने क्या जोड़ किया, Cv मिल गया 1/1 माइनस गामा इंटू R, R को भूल जाओ, तो जो नंबर बचता है वो एनर्जी का है, जो नंबर बचता है वो एनर्जी का है, और मैंने एनर्जी को सिर्फ ऊपर 2 दिया नीचे 2 दिया, ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअल एनर्जी, और ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मिल गया फ्रीडम आपको 2/1 माइनस गामा, ठीक है। यार यहाँ पे मैंने 1 माइनस गामा किया, ये गामा -1 है, सॉरी, यहाँ पे गामा -1 आएगा, इतने देर से गामा -1 लेना चाहिए था, गामा -1, ठीक है, तो ये आ गया आंसर आपको गामा -1, डन, तो 2/गामा-1 इज द आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, 44, which of the following formula is wrong,
ओके, इसमें से कौन सा फॉर्मूला रॉन्ग है आपका? आप लोग अगर फॉर्मूलाज देखोगे, ठीक है, तो ओरली देख के समझ जाएगा कि सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले जैसा समथिंग दिख रहा है। ये देखो, ये सीपी बाय सीवी सिखाया था सर ने। सीपी बाय सीवी क्या होता है? गामा होता है। तो ये रॉन्ग तो नहीं है, ये तो राइट है। आपको रॉन्ग पूछा है तो ये तो राइट है, ये तो राइट है। अभी देखो, हो सकता है ए ऑप्शन रॉन्ग रहेगा, बी ऑप्शन रॉन्ग रहेगा, बट डी को देखो जरा, डी को देख के समझ जाएगा। सर आपने सिखाया था सीपी माइनस सीवी इज गामा, इधर पे सॉरी सीपी माइनस सीवी इज आर, यहाँ पे क्या लिखा है? 2r लिखा है। तो पहली बात यही ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं, ये दोनों चेक करने की जरूरत नहीं। चेक करोगे तो ये राइट आएगा, ये भी राइट आएगा, ये भी राइट आएगा, ये रॉन्ग आएगा, और आपको रॉन्ग ऑप्शन को चूज करना है। नेक्स्ट, for the principal specific heat at constant pressure and at constant volume, if it is observed that Sp minus Sv is A for hydrogen, Sp minus Sv is B for nitrogen, then the correct relation between A and B is what? ठीक है, अब देखना, ये अच्छा सवाल है। सी, सबसे पहले आपको अगर मोलार के हिसाब से बताओ, मोलार के हिसाब से, ठीक है, इतना याद रखना। मोलार के हिसाब से ये फॉर्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, मोलार के लिए। प्रिंसिपल के लिए जाओगे, प्रिंसिपल देखो, मोलर क्या होता है? 1 मोल के लिए, और प्रिंसिपल क्या होता है? 1 ग्राम के लिए। 1 ग्राम के लिए। सो मोलर से ग्राम तक कैसे पहुंचते हैं? थोड़ा सा सोचो बच्चों। अगर मैं आपको बोलूं, देखो बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल को हीट करने के लिए मुझे हीट लगा सीपी 1 मोल के लिए, तो 1 ग्राम के लिए फिर कितना लगेगा हीट रेट? ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? सोचो सोचो। अगर मैं आपको बोला जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का मोलर मास इज 32, दैट मीन्स 1 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल मतलब 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए अगर सीपी लग रहा है तो 1 ग्राम को कितना लगेगा? सीपी बाय 32 लगेगा। मतलब बेसिकली स्पेसिफिक का फॉर्मूला इज नथिंग बट सीपी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये चीज याद रखना है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ये सब लॉजिक से डेवलप होता है, नहीं तो फॉर्मूला याद रखने का। मोलर क्या होता है? फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल। और प्रिंसिपल क्या होता है? फॉर 1 ग्राम। तो 1 मोल में अगर 10 ग्राम है तो 10 ग्राम को अगर इतना हीट लग रहा है तो 1 ग्राम को कितना लगेगा? तो डिवाइड बाय मोलर मास, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट मोलर वाला डिवाइडेड बाय m। ये दोनों के लिए काम आएगा। कौन सा? कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी काम आएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी काम आएगा, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी काम आएगा। ओके, तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या आएगा? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाय मोलर मास, और दूसरा स्पेसिफिक हीट एट अपना प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर मास। ये ठीक है। अब एसपी और एसवी दी है, तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो सर हमको पता है सीपी माइनस सीवी अगर आर है तो एसपी माइनस एसवी क्या होगा? आर बाय एम होगा। यस, एकदम सही बात है। 1 ग्राम के लिए निकाल रहे, 1 ग्राम के लिए निकाल रहे। अब हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है रे? हाइड्रोजन का मोलर मास H2 है ना वो, तो हाइड्रोजन का मोलर मास इज 2, तो इसीलिए हाइड्रोजन के लिए इट इज m की जगह पे 2। सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए क्या है? नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन N2 है, एक नाइट्रोजन का 14 है, तो दो नाइट्रोजन का कितना आएगा? 28। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28, तो ये m जो है वो 28 हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए। देन व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? आगे आंसर, आगे आंसर, नीचे मोलर मास है, सो ए इज नथिंग बट, अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एसपी माइनस एसवी का वैल्यू क्या दिया है? ए दिया है, मतलब आर बाय एम को इन लोग ने ए दे दिया, ए लेटर, इसकी जगह पे लेटर ए यूज किया, तो ए इज नथिंग बट आर बाय एम फॉर हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे जो बी लिखा है बी इज ऑल्सो व्हाट? आर बाय एम ही है बी भी। ये सब क्या है? आर बाय एम है ना रे, एस पी माइनस एस पी इज आर अपॉन मोलर मास। तो हाइड्रोजन के लिए आर बाय एम को लेटर ए दे दिया है, और नाइट्रोजन के लिए आर बाय एम को लेटर बी दे दिया, तो ये नाइट्रोजन। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? काम खत्म। तो B विल बी इक्वल्स टू R बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। हाउ मच इज मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन? 28।
एंड A इज हाउ मच, A इज R बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज R बाय 2। तो मेरे को दिख रहा है कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। A इज R बाय 2, B इज R बाय 28। तो मेरे को इतना दिख रहा है, अगर मैं R बाय 28 को 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो R बाय 2 आ रहा है। R बाय 28 क्या था, R बाय 28 B था। B को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो R बाय 2 मिल रहा है, R बाय 2 A है। तो A इज इक्वल टू 14B। आया समझ में? ये मैं एक्सप्लेन थोड़ा डेप्थ में किया, इसको शॉर्ट बहुत फास्ट सॉल्व होता है, अगर आप लोग देखोगे ना बहुत फास्ट सॉल्व होता है। देखो शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, एकदम शॉर्ट में, बहुत सिंपल। Sp माइनस Sp विल बी इक्वल टू R अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो ये फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए भी है, यही फॉर्मूला इसके लिए नाइट्रोजन के लिए भी है। हाइड्रोजन के लिए आपको क्या दिया, Sp माइनस Sp, Sp माइनस Sp क्या दिया, A दिया है। दैट मींस R अपॉन मोलर मास इज नथिंग बट A which is R upon what is molar mass 2 हाइड्रोजन के लिए। Similarly Sp minus Sv is B for nitrogen, but B क्या है, R by molar mass। B क्या है, R by molar mass, molar mass 28 है, तो B is R by 28। अगर मैंने इसको 14 से मल्टीप्लाई किया B को, तो ये हो जाएगा 14B और इधर पे हो जाएगा R by 2 which is nothing but A। A is equal to 14B। अगला सवाल, एक सेकंड, आप लोग का ये हो गया गाइस, जस्ट अ सेकंड। एक वीडियो मुझे अपलोड हो गया, मुझे बस भेजना है उसको। एक सेकंड रुक जाओ, मैं वो वीडियो भी भेज देता हूँ, हर एक के ग्रुप्स में काम आएगा। क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए। ओके चलो डन, वीडियो मैंने ग्रुप में भेज दिए हैं। कौन से एमसीक्यू पे थे हम लोग, 45th हो गया था, अभी 46 से स्टार्ट करना। लेट्स बिगिन विद 46th एमसीक्यू। Which of the substance PQR have the lowest specific heat, the temperature versus time। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये इसमें आपका फंडामेंटल क्लियर होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इससे आपका फंडामेंटल क्लियर होता है। वो कैसे, ध्यान से सुनना, मजेदार है। बोलोगे सर मजा आ गया, लिटरली बोलोगे सर वाह मजा आ गया। देखो यार, मैं आपको दो एग्जांपल लेता, एक वाटर लेता और एक ऑयल लेता। ऑयल, वाटर काम किस में आता है मालूम है ना, कूलेंट के जैसा है, कूलेंट है वाटर। कार के रेडिएटर्स में काम आता है, पता है ना, रेडिएटर वगैरह के इधर उधर पे काम आता है। ऑयल किधर पे काम आता है, ऑयल कुकिंग के लिए काम आता है। अब ऐसा क्यों, वाटर का सीन कैसे, देखो वाटर का काम क्या है, वाटर का काम है टू एब्जॉर्ब हीट। देखो वाटर का काम क्या है, टू एब्जॉर्ब हीट। कौन सी चीज एब्जॉर्ब करती है हीट, दुनिया में हीट कब ट्रांसफर होता है, जब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। दैट मीन्स वाटर क्यों गुड कूलेंट है, क्योंकि ये लाइन समझो, वाटर absorbs a lot of heat and still its temperature does not rise so fast। लॉजिक समझ रहा है, still its temperature does not rise so fast। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर पानी को अगर मैं हीट करते जाऊंगा ना तो तापमान बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। दैट मीन्स बहुत हीट देना पड़ रहा है ना रे। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। पानी एक ऐसा चीज है जो कि इट्स टेम्परेचर डज नॉट राइज सो फास्ट, मतलब डेल्टा टी कम है उसका, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब टाइम बहुत ले रहा है, टाइम बहुत ले रहा है, टाइम बहुत ले रहा है, तब जाके टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट ज्यादा रहेगा, बहुत हीट देने के बाद टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो पानी है। दैट मीन्स वो मटेरियल जिसका टाइम ज्यादा है, वो मटेरियल जिसका टाइम ज्यादा है, that means it absorbs more heat, it absorbs more heat, but temperature increases slowly, तो उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है। और अभी मैं ऑयल की बात करता हूँ, ऑयल को क्यों हम लोग फिर कुकिंग में यूज करते हैं, क्योंकि वो इजीली टेम्परेचर राइज करता है, इजीली टेम्परेचर राइज करता है। मतलब क्या,
मतलब लेस हीट भी दे दिया ना मैंने, लेस हीट, तो भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है बहुत फास्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाय मोल्स इंटू डेल्टा टी। जिसका डेल्टा टी ज्यादा है, जल्दी जल्दी उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो कम हीट में भी टेम्परेचर रीच होता है। तो ऑयल का मतलब है लेस हीट पे भी टेम्परेचर रीच होता है, और वाटर का मोर हीट पे टेम्परेचर रीच होता है, मोर हीट पे टेम्परेचर। तो किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है? वाटर का ऑयल से ज्यादा होता है स्पेसिफिक। तो इधर पे बताओ हुज स्पेसिफिक हीट इज मैक्सिमम। पी को देखो, पी सबसे कम टाइम में, पी सबसे कम टाइम में टेम्परेचर पे आ गया। क्यू को देखो, क्यू को टाइम ज्यादा लगा और हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा है। आर को देखो, आर को दुनिया भर का टाइम लग गया और टेम्परेचर सबसे वो कम बढ़ा है। तो आर सबसे धीरे धीरे ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट मीन ज्यादा हीट खा रहा है वो। तो विच हैज मोर स्पेसिफिक हीट? आर हैज मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट। एंड विच हैज लोएस्ट स्पेसिफिक हीट? जो आसानी से, जो इजीली, जो याद रखना, जो इजीली टेम्परेचर बढ़ता है, जिसका जिसका टेम्परेचर इजीली बढ़ता है उसका लो स्पेसिफिक हीट है, कम हीट देके भी काम हो जाता है। सो दैट मीन्स पी हैज द लोएस्ट स्पेसिफिक हीट। आए समझ में? आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट एमसीक्यू, if A is equals to 0.8, R is equals to 0.15, then TR is equals to how much? आपको इतना पता है ना, मैंने आपको 3 टाइप की चीजें बताई थी, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटिविटी। रुको, यहाँ पे कोएफिशिएंट वाला पार्ट है ना, 3 एमसीक्यू उसका एक साथ रखता। नाउ सी, पहले वाले में तो जो 47th क्वेश्चन है, 47th वाले में आपको दिया है इफ A इज इक्वल्स टू, मतलब एब्जॉर्प्टिविटी 0.8 है एंड रिफ्लेक्टिविटी 0.15 है। ये फ्रैक्शन होता है, मालूम क्या एब्जॉर्प्टिविटी का होता है? एब्जॉर्प्टिविटी इज हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय द टोटल हीट, रिफ्लेक्टिविटी इज हीट रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय टोटल हीट। अब आप लोग सोचो जरा, ये रेशियो है ना, रेशियो। तो आपको इतना पता रहना चाहिए, एब्जॉर्प्टिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांसमिटिविटी अगर आपने किया, मतलब एक मटेरियल जितना हीट दिया या तो एब्जॉर्ब करता है, हो सकता है 10% एब्जॉर्ब करे, हो सकता है कि 40% रिफ्लेक्ट करे, हो सकता है कि 50% ट्रांसमिट करे। टोटल किया तो 100% ही होता है ना रे, 100% होता है। मतलब A प्लस आर प्लस टी किया ना, देखो ये फॉर्मूला है, हीट एब्जॉर्ब, हीट रिफ्लेक्टेड, हीट ट्रांसमिटेड, और डिनोमिनेटर में सबका टोटल हीट है। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो ऊपर क्या आएगा? हीट एब्जॉर्ब, हीट रिफ्लेक्टेड, हीट ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय टोटल हीट। बट ये टोटल हीट ही होता है ऊपर भी, इसीलिए A प्लस आर प्लस टी 1 होता है, इतना पता होना चाहिए। A प्लस आर प्लस टी 1 होता है। तो A और R दिया आपको 0.8 प्लस 0.15, ये क्या? तो 0.95 होता है। 0.95 में मैं क्या ऐड करूँ तो आंसर 1 आएगा? 0.95 में क्या ऐड करूँ तो आंसर 1 आएगा? तो ऑब्वियस ही बात है, ऑब्वियस ही बात है कि क्या ऐड करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा 0.05। आ गया आंसर। लॉजिक समझा? नेक्स्ट 48 शायद से, द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ दिस। देखो एब्जॉर्प्टिविटी दिया है 0.75, रिफ्लेक्टिविटी दिया है 0.2 इफ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और आपको क्या बोला? इफ 200 कैलोरी ऑफ रेडिएंट इज इंसिडेंट, तो क्यू टोटल कितना दिया है जो इंसिडेंट हुआ है? क्यू टोटल 200 कैलोरी, 200 कैलोरी उस पर गिरा है। 200 कैलोरी के 3 टुकड़े होते हैं, 200 कैलोरी के अपने 3 टुकड़े होते हैं, कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना हीट रिफ्लेक्ट हो रहा है और कितना हीट ट्रांसमिट हो रहा है, और टोटल 200 है, 200 कैलोरी। तो इसमें से कौन सा कहाँ पे गया? तो देखो 0.75 एब्जॉर्ब हुआ, 0.2 रिफ्लेक्ट हुआ, तो बचा कितना? ट्रांसमिटिविटी, ऑब्वियसली इनको ऐड करो तो 0.95 होता है, तो दिस इज 0.05, 0.05 ट्रांसमिट, क्योंकि एडिशन 1 होना चाहिए। तो ट्रांसमिटिविटी 0.05 है। देन द हीट एब्जॉर्ब्ड इज हाउ मच? हीट एब्जॉर्ब्ड इज हाउ मच? तो बहुत सिंपल है, एब्जॉर्प्टिविटी इज हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय द टोटल हीट। तो इसको इधर भेजो, तो एब्जॉर्प्टिविटी इनटू टोटल हीट विल बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्टिविटी 0.75 है इनटू टोटल हीट 200, 0.75 मतलब 3/4, तो 3/4 ऑफ 200 कर दो।
ये कितना होता है 50 होता है, तो 150 कैलोरीज, 150 कैलोरी एब्जॉर्ब हुआ, आ गया आंसर। लॉजिक समझा? नेक्स्ट, out of 10 joule of radiant energy incident on the surface, the energy absorbed by the surface is 2 joule and the energy reflected is 7 joule, then the coefficient of transmission. क्या stupid question है? 10 जूल में से 2 जूल और 7 जूल निकाल दो, 10 जूल में से 2 जूल और 7 जूल निकाल दो, जो बचेगा वो कितना बचेगा? 1 जूल बचेगा, बराबर है। 2 जूल आपका एब्जॉर्ब हो गया और रिफ्लेक्ट 7 जूल हो गया, तो 1 जूल क्या हो जाएगा? 1 जूल ट्रांसमिट हो जाएगा, 1 जूल ट्रांसमिट होएगा, तो ट्रांसमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रांसमिटिविटी का फॉर्मूला होता है हीट ट्रांसमिटेड बाय टोटल हीट। हीट ट्रांसमिटेड कितना हुआ? 1 जूल, और टोटल कितना था? 10, 1 बाय 10 0.1, आगे आंसर। स्टूपिड क्वेश्चन है, जल्दी आगे बढ़ो। इफ एन एथरमैनस बॉडी एब्सॉर्ब 20% ऑफ द इंसिडेंट, व्हाट इज एथरमैनस बॉडी? बच्चों, एथरमैनस बॉडी इज अ बॉडी जिसमें हीट ट्रांसमिटिविटी, जिसमें हीट ट्रांसमिट ही नहीं करता, याद रखना। एथरमैनस, एथरमैनस का मतलब है इट डज नॉट ट्रांसफर हीट, इट डज नॉट ट्रांसफर हीट। जैसे फॉर एग्जांपल मिरर, मिरर के आर पार जाता है क्या हीट? नहीं। मिरर में दो चीज होती है, हीट या तो एब्जॉर्ब होता है 10-20%, और नहीं तो मेजर हीट रिफ्लेक्ट होता है। ज्यादातर रिफ्लेक्ट होता है, थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाता है, बट ट्रांसमिट नहीं होता। मतलब मिरर ज्यादा गर्म हो जाएगा बट उस साइड हीट ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो इन एन एथरमस बॉडी 20% ऑफ इंसिडेंट, इन एन एथरमस बॉडी द बॉडी एब्जॉर्ब 20%, तो एब्जॉर्ब 20% कर रहा है, ठीक है, 20% कर रहा है। रिफ्लेक्शन कितना करेगा? 80% करेगा, क्योंकि टोटल 100% होता है, और ट्रांसमिट नहीं करता, ट्रांसमिट नहीं करता, द ट्रांसमिटिविटी इज 0। तो बचा कौन सा? बचा सिर्फ रिफ्लेक्टिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी, यही बचा, आगे आंसर। नेक्स्ट, given that p joule of heat is incident on a body and out of it q joule is reflected and transmitted by it, then the absorption coefficient is how much? ये सब लॉजिक्स टाइप है। कितना हीट इंसिडेंट हुआ? p टोटल है, p टोटल है, एंड ऑफ विच q इज रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट कितना हुआ? q, q रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड हीट, रिफ्लेक्टेड। देन द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। अब आप लोग सोचो, टोटल इतना डाला है, रिफ्लेक्ट कितना हुआ, तो एब्जॉर्ब कितना हुआ रे? सोचो, अगर मैंने 100 जूल उस पर इंसिडेंट किया, मान लो 100 जूल मैंने इंसिडेंट किया, जिसमें से 40 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, तो एब्जॉर्ब कितना होगा? एब्जॉर्ब होगा 100 माइनस 40 ना। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हीट कितना है? एब्जॉर्ब हीट इज P माइनस Q, ये एब्जॉर्ब है। हाँ, गिरा कितना उस पर? P, और रिफ्लेक्ट कितना किया? Q, तो बचा कितना? P माइनस Q, एब्जॉर्ब हो गया। और एब्जॉर्प्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय हीट टोटल। हीट एब्जॉर्ब कितना है? P माइनस Q, हीट टोटल कितना है? P है, तो P माइनस Q बाय P, P माइनस Q बाय P, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, 50 सेकेंड। An ideal black body at room temperature is thrown into a furnace. It is observed that. आप लोग सोचो, आइडियल बॉडी क्या करेगा? आइडियल ब्लैक बॉडी पहले सारा हीट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आपने इसको फर्नेस में, उसको भट्टी में डाल दिया, धपाधप हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब करेगा वैसे वैसे हीट निकालना भी चालू करेगा, क्योंकि बॉडीज का इतना पता है, जिसका जितना एब्जॉर्प्टिविटी है उतना ही उसका एमिसिविटी है। इतना समझ में आ रहा है? यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या? एब्जॉर्प्टिविटी और एमिटिविटी इक्वल होता है। इसका मतलब है, अगर आपके पास ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी देखो, ये ब्लैक बॉडी है, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस। हाँ, यहाँ पे मेरे पास एक फर्नेस है, फर्नेस या भट्टी, फर्नेस मान लो 700 डिग्री सेल्सियस पे, 700 डिग्री सेल्सियस। तो ये जब आप लोग ये ब्लैक बॉडी को, जब आप लोग इस ब्लैक बॉडी को भट्टी में डालोगे, ठीक है, जब ये ब्लैक बॉडी का भट्टी में डालोगे, तो ये ब्लैक बॉडी जब तक 700 डिग्री नहीं होता हीट एब्जॉर्ब करते रहेगा। ऑब्वियसली ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी का ये प्रॉपर्टी क्या होता है? ब्लैक बॉडी का प्रॉपर्टी क्या होता है? इट एब्जॉर्ब्स ऑल द हीट। ब्लैक बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, उसका एब्जॉर्प्टिविटी 1 है, रिफ्लेक्टिविटी 0, ट्रांसमिटिविटी 0, सारा हीट एब्जॉर्ब करता है। तो लेते जा रहे हो, ब्लैक बॉडी हीट लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, वो कब तक लेते जाएगा? जब तक कि वो भी 700 डिग्री पे ना आ जाए, जब तक कि वो भी 700 डिग्री पे ना आ जाए। तो अगर आपका ब्लैक बॉडी भी 700 डिग्री पे आ गया है, ब्लैक बॉडी भी 700 डिग्री पे आ गया, अब वो हीट बाहर निकलना चालू करेगा। कितना निकालेगा? जितना हीट अंदर आ रहा है, क्योंकि अब उसको इक्विलिब्रियम आ गया ना, अब वो इक्विलिब्रियम में आ गया।
तो जितना हीट उसमें गिरा उतना हीट निकाल रहा है। तो देखो फिर कौन सा ऑप्शन राइट है। Initially it is the darkest body and becomes the brightest later. It is darkest body at all times. It cannot be distinguished at all times. Initially it is darkest body and cannot be distinguished later. What do you think? क्या लग रहा है आपको? मैंने अभी आपको थ्योरी समझा दिया अच्छे से। आई होप आपको थ्योरी समझने के बाद लॉजिक क्लियर रहेगा कि क्या आंसर रहेगा इसका। आंसर इज, देखो इतना पता है स्टार्टिंग में वो डार्क रहेगा तो इनिशियली इट इज डार्केस्ट, बाद में क्या कर रहा है, बाद में हीट निकाल रहा है ना, तो बिकम्स ब्राइट लेटर। ब्राइट क्यों हो रहा है? ब्राइट का मतलब होता है एमिट, याद रखना, ब्राइट का मतलब होता है वो एमिट कर रहा है, और डार्क का मतलब क्या होता है? डार्क का मतलब होता है एब्जॉर्ब कर रहा है। तो स्टार्टिंग में डार्क करता है, बाद में एमिट करता है। यस, नेक्स्ट। Why is a conical projection in front of the hole in Fairy's body? Fairy's black body में conical projection वहां पे क्यों रहता है? कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों रहता है? अब आप लोग थोड़ा सा नोटिस करो, फेरिस ब्लैक बॉडी ऐसा था, इसमें एक छोटा होल रहता है। अभी आपको सामने से दिखा रहा है 2D में, ये 2D में दिखा रहा है। अगर इसको 3D में बोलूँ ना तो 3D में एक बॉल है, इस बॉल में छोटा सा होल है, इस बॉल में छोटा सा होल है। अब इधर से लाइट अंदर आएगा, बट मैं नहीं चाहता लाइट अंदर लग के वापस बाहर चला जाए, क्योंकि आपको पता है ना, अगर आप देखोगे सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल में जो लाइन आता है उसके सेंटर से पास होता है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होने के लिए अपन इसको एक कोनिकल बॉडी रखते हैं, सो दैट इस पे गिरा, जुप रिफ्लेक्ट, जुप रिफ्लेक्ट, जुप 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 जुप, एक बार रिफ्लेक्ट होना चालू हुआ ना फिर वो बाहर नहीं निकल सकता। तो कोनिकल क्यों होता है? टू अवॉइड द रिफ्लेक्शन, टू अवॉइड द एब्जॉर्प्शन, रॉन्ग, टू अवॉइड रिटर्न ऑफ द रेडिएशन, ट्रू, टू अवॉइड एमिशन, रॉन्ग, फॉर some reason other than those, wrong, to avoid the return. नेक्स्ट, अभी क्या है? एमिशन, एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, फिर किरचॉफ लॉ, फिर स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टीफन बोल्ट्जमैन, सब इजी एमसीक्यू। ये चैप्टर स्कोरिंग है भाई। मिसलेनियस, मिसलेनियस कहाँ से चालू हो रहा है आपका? 80 से, 80 से मिसलेनियस चालू हो रहा है। देखते हैं मैं आज कहाँ तक करूंगा। अगर हम लोग 60 के पास तो आ गए, 60 पे अभी तो स्टार्टिंग है वैसे। हाँ, कहाँ पे था? ये हो गया, अभी 54 से चालू करना। लेट्स स्टार्ट। द रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ एन एनिमल। देखो ये देखो, हीट अपॉन एरिया कैसे पता? यूनिट देख लो, ये कितना यूनिट है? 10 जूल पर मीटर स्क्वायर, वो देख के समझ जाने का। और रेडियस कितना दिया है? रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर ना, 0.1 मीटर एट 10⁻⁻1 मीटर। Then rate of emission of heat energy per unit area by the copper ball of radius 5 cm at the same temperature will be how much? यहाँ पे आपके पास आयन बॉल दिया है, आयन बॉल का इतना एमिशन है, और यहाँ पे बोला एमिसिविटी दोनों का सेम है, एमिसिविटी दोनों का सेम है। व्हाट इज एमिसिविटी? थिंक अबाउट इट, व्हाट इज एमिसिविटी? आपको लेटर ई के बारे में मालूम रहना चाहिए। एमिसिविटी, एमिसिविटी इज नथिंग बट हीट एमिटेड डिवाइडेड बाय हीट टोटल इंसिडेंट। अगर एमिसिविटी सेम है, अगर एमिसिविटी सेम है तो सीधी बात है आपको ये करने का है। एमिसिविटी इज नथिंग बट हीट एमिटेड बाय हीट टोटल, ठीक है, विच इज नथिंग बट ऑल्सो द एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाय द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। और एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एमिसिव पावर का फॉर्मूला होता है हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एमिसिव पावर का हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, and that is equal to sigma into t raised to 4, या that is directly proportional। अभी आपको रेडियस अलग अलग दिया ना, देखो इधर पे रेडियस देखो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ रेडियस डिफरेंट है, रेडियस इज डिफरेंट। यहाँ तक समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा पता है क्या? मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। मेरे पास एमिशन का देखो, एमिसिव पावर का फॉर्मूला है, एमिसिव पावर E जो होता है अपन उसको बोलते हैं कि Q by 80, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T raised to 4। ये सिग्मा इज कांस्टेंट, इधर पे T इज आल्सो कांस्टेंट, इधर पे टेम्परेचर भी सेम है, बोला है देखो वर्ड देखो, एट द सेम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट, ठीक है। तो दैट मींस RHS पूरा कांस्टेंट है, तो इधर पे एरिया उधर भेजो, एरिया उधर भेजो, तो क्या बचेगा? हीट अपॉन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, एरिया उधर भेज दिया, और टाइम भी कांस्टेंट, या फिर इसको रेट बोल दो, डायरेक्ट रेट।
तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आपको क्या करने का है, रेट फॉर द कॉपर डिवाइडेड बाय रेट फॉर द आयरन विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ द कॉपर डिवाइड बाय एरिया ऑफ द आयरन, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो दैट मींस आर स्क्वायर। तो आर ऑफ कॉपर डिवाइड बाय आर ऑफ आयरन द होल स्क्वायर। रेडियस ऑफ कॉपर कितना दिया 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ आयरन कितना दिया था 10 सेंटीमीटर, तो ये 5 है ये 10 है, रेशियो कितना आएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो रेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय रेट ऑफ आयरन इज 1/4। आयरन मोटा बॉल है, कॉपर एक छोटा बॉल है, तो रेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेट ऑफ आयरन बाय चौथा हिस्सा। तो आयरन का चौथा हिस्सा करो, आयरन का कितना है 10 है ना, तो 10 का चौथा हिस्सा करो 2.5 आ जाएगा। आगे आंसर, आगे आंसर 2.5 आया समझ में। नेक्स्ट 55, emissive power of the cube is this much and the radiates heat at the rate of 60 watt, and that at that temperature the length of each side of the cube will be how much। अभी हाँ, ये मेरे ख्याल से लेक्चर में अपना हुआ नहीं ऐसे टाइप के सम्स, एमिसिव पावर में ज्यादातर सम्स नहीं हुए, लेक्चर में होगा भी कैसे, अपने को पीवाई क्यूज में तो था ही नहीं 2020 के बुकलेट में ऑब्वियसली, तो अपन ने टारगेट से कर रहे थे ना, अपन टारगेट उसका कर रहे थे, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स का, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स का टारगेट में दिया है, पीवाई क्यूज नहीं दिया। तो थर्मोडायनेमिक्स अपन ने टारगेट पब्लिकेशन से ऑलमोस्ट कितने 10-15 तो कर ही लिए, 10-15 तो कर ही लिए। वैसे भी आपका वेडनेसडे को टेस्ट रहेगा बच्चों, याद रखना, आपका वेडनेसडे आपका फिजिक्स का टेस्ट रहेगा, 50 मार्क या 50 एमसीक्यू। कौन सा चैप्टर, केटीजी प्लस थर्मो, ठीक है, 25 क्वेश्चंस ऑन केटीजी, 25 क्वेश्चंस ऑन थर्मो। तो वेडनेसडे को केमिस्ट्री नहीं रहेगा, केमिस्ट्री आपका ट्यूसडे को रहेगा, वेडनेसडे को सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट रहेगा, ठीक है। जस्ट गिव मी सेकंड में पानी पी लिया। ऑल राइट, नेक्स्ट 55 एमिसिव पावर। एमिसिव पावर वर्ड याद रखना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एमिसिव पावर क्या होता है और एमिसिविटी क्या होता है। एमिसिव पावर इज नथिंग बट लेटर ई, और वो क्या होता है, इट इज नथिंग बट हीट एमिटेड डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। एमिसिव पावर इज क्यू बाय 80। और स्टीफन ने बोला है, कौन स्टीफन, मेरा दोस्त नहीं, स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ बोलता है दी एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू 4। तो या तो ऐसे लिखो कि एमिसिव पावर इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट दे दो, सिग्मा टी रेज़ टू 4, या तो ऐसे लिखो एमिसिव पावर इक्वल टू सिग्मा टी रेज़ टू 4। नहीं तो एमिसिव पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है, तो बेसिक मीनिंग है एमिसिव पावर का, तो ई की जगह पे भी लिख सकते हो क्यू बाय 80 इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज़ टू 4, जो अच्छा लगे वो लिखो। लॉजिक समझ में आ रहा है। एमिसिविटी क्या होता है, एमिसिविटी, एमिसिविटी इज नथिंग बट द एमिसिव पावर ऑफ एनी ऑर्डिनरी बॉडी डिवाइड बाय द एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये होता है एमिसिविटी। यहाँ पे एमिसिव पावर दी है, यूनिट देखो 1000 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड ऑब्वियसली, तो आपको क्यू बाय 80 दिया है, 1000 यूनिट देख लो, जूल एरिया मीटर स्क्वायर टाइम सेकंड, एंड आपको बोला है एंड इट रेडिएट्स हीट एट द रेट ऑफ, अभी रेट का मतलब क्या होता है देखो जरा, 60 वैट, वैट का मतलब क्या होता है, वैट का मतलब होता है 60 जूल पर सेकंड, पावर है ना ये, वैट मतलब पावर, और पावर क्या होता है, पावर इज नथिंग बट हीट एमिटेड एवरी सेकंड। दैट मींस कि Q बाय T का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 60, Q बाय T का ऑलरेडी वैल्यू आपके पास है 60, तो Q बाय T 60 है, ध्यान से सुनना, Q बाय T 60 है जूल पर सेकंड, और ये Q बाय 80 कितना है 1000, तो अब देखो Q बाय 80 इज इक्वल टू 1000 है, ठीक है, एक उधर भेजो तो Q बाय T बचेगा, खाली इधर पे आएगा 1000 है,
और क्यू बाई टी क्या है 60 है ना, तो क्यू बाई टी की जगह क्या लिखूंगा 60 बाई सॉरी क्यू बाई टी की जगह पे लिखूंगा बस 60, क्यू बाई टी 60 विल बी इक्वल टू 1000 इंटू एरिया, 1000 उधर भेजो डिवीजन में जाएगा, तो एरिया विल बी 60 बाय 1000, ठीक है 60 बाय 1000 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना ये क्यूब है, हाँ ध्यान से सुनना ये क्यूब, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आए, ये पार्ट हटा देता हूँ। हाँ क्या ये क्यूब है, अब सुनो क्यूब में 6 सरफेस रहते हैं, 6 सरफेस, दैट मीन्स इस क्यूब से कौन कौन से सरफेस से हीट निकल रहा है, ये वाले सरफेस से हीट निकल रहा है, नीचे वाले सरफेस से निकल रहा है, ऊपर वाले सरफेस से निकल रहा है, लेफ्ट वाले से निकल रहा है, सामने वाले सरफेस से निकल रहा है, पीछे वाले सरफेस से निकल रहा है, मतलब 6 सरफेस लूंगा तो इतना एरिया आ रहा है। अपने को एरिया कितना है, 60 बाय 1000, एरिया कितना है 60 बाय 1000 मीटर स्क्वायर, ये 6 सरफेस का है। एक सरफेस का कितना होगा, एक सरफेस का एरिया विल बी 10 बाय 1000 मीटर स्क्वायर, 10 0 डिवाइड करो, एक सरफेस का एरिया फिर कितना आ रहा है, एक सरफेस का एरिया है 1/100 मीटर स्क्वायर। सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर 100 है, 1/100 साइड स्क्वायर 1/100 है, तो साइड कितना रहेगा, साइड रहेगा 1/10, 1/10 मीटर मतलब 0.1 सॉरी 1/10 मीटर मतलब कितना 0.1 मीटर, इसको अगर सेंटीमीटर में बनाना है तो 10 सेंटीमीटर, आ गया आंसर। नहीं समझे, पक्का नहीं समझोगे, बहुत सारे लोग नहीं समझोगे, सुनो रे बालको सुनो, ज्यादा दुख मत बनाओ, सुनो ध्यान से, लॉजिक समझो। आपके पास क्यू बाय 80 दिया है कितना 1000, और आपको क्यू बाय टी दिया, ए उधर भेजो, तो क्यू बाय टी विल बी इक्वल टू 1000 है, क्यू बाय टी कितना दिया 60, 60 इज इक्वल टू 1000 है, 1000 उधर भेजो, एरिया विल बी इक्वल टू 60 बाय 1000 मीटर स्क्वायर, एक जीरो उड़ा दो, दैट इज 6/100 मीटर स्क्वायर, एरिया समझ में आया। अभी ये क्यूब था, व्हाट इज द ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है, एरिया ऑफ क्यूब इज 6l स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 साइड स्क्वायर इक्वल टू 6/100, 6 उड़ा दो तो वही आया था, साइड स्क्वायर इज 1/100, साइड स्क्वायर l स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, therefore l will be is equals to root of 1/100 which is nothing but root of 1/100 ना लेके 1/10 मीटर which is 0.1 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बनाओगे तो 0.1 इंटू 100 कर दो, या इतना क्या टाइम वेस्ट करने का, इसी पे कर दो, 1/10 मीटर है, 100 सेंटीमीटर बाय 10 कर दो, आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 then 56, a body of surface area this much emits this much kilocalorie in 40 seconds and at a temperature of this much degree, the emissive power of the surface at that temperature is how much। अब एमिसिव पावर निकालने का और आपको टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर का T/4 लेना पड़ेगा, मालूम है ना सबको, मालूम है कि नहीं मालूम है, थोड़ा सा सुनो, एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एमिसिव पावर का फॉर्मूला इज हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू T/4। यहाँ पे क्या करेगा देखो सर, आपको एमएससी पावर ढूंढना है, ठीक है एमएससी पावर ढूंढना है, और क्या क्या डेटा दिया पहले वो देखो, सो दैट दिमाग को तकलीफ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, ऑप्शन दो है, या तो इनको यूज करो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन, या तो इनको यूज करो। यहाँ पे कौन सा यूज करने का, तो डेटा देखो ना, डेटा क्या दिया है, एरिया दिया है, हीट दिया है, टाइम दिया है, ई ढूंढना है, तो ये फॉर्मूला यूज करो, ये वाला E इज इक्वल टू क्यू बाय 80 आ जाएगा। हीट कितना है 0.3 किलो कैलोरी मतलब 1000, सॉरी ऑप्शन देख लो, ऑप्शन भी तो किलो कैलोरी में ही है, तो इसको 0.3 रखो किलो कैलोरी डिवाइड बाय एरिया, एरिया कितना है 15 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, 15 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, और टाइम भी दिया है, टाइम कितना है 40 सेकंड, तो इंटू 40 टाइम भी सेकंड, तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर सेकंड, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर सेकंड, किलो कैलोरी हर जगह यूनिट सेम है। अब सिर्फ इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व करने का, तो -3 ऊपर भेजो, तो 0.3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, मतलब 1000, नीचे 40 इंटू 15 बराबर है, सॉल्व करो, 0.3 इंटू 1000 मतलब 3 0, और 15 4 60 होता है, मालूम है ना 15 4 60 होता है, और एक जीरो, तो 2 0 उड़ गया, 2 0 उड़ गया, 0.3 इंटू 10 करोगे तो वो 3 हो जाएगा, तो 3/6 इज 0.5, आ गया आंसर 0.5, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट 56 हो गया. देन 57 Kirchhoff law of radiation and its theoretical proof. A hot body and a cold body are kept in vacuum separated from each other. Which of the following causes decrease in the temperature of hot body? दोनों को सेपरेटली रखा है एक सेम रूम में. एक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को अपने वैक्यूम में रखा है. दोनों रेडिएशन करेंगे. देखो अगर मेरे पास एक रूम है, ये सवाल कर रहा था, एक रूम है ठीक है, वैक्यूम है तो रेडिएशन करेगा. एक हॉट बॉडी है तो हॉट बॉडी को मैं लाल रंग का बनाता हूँ. एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है ब्लू कलर का बनाता हूँ. और आपको क्या बोला इसमें? आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग causes decrease in the temperature of hot body. हॉट बॉडी ठंडा क्यों होता है? अब हॉट बॉडी रेडिएशन करेगा, ऑब्वियसली गर्म है, रेडिएशन हर जगह करेगा. हॉट बॉडी रेडिएशन करेगा. कोल्ड बॉडी भले कोल्ड है बट वो भी रेडिएशन करेगा, हॉट जितना नहीं, हॉट से कम, बट कोल्ड बॉडी भी रेडिएशन करेगा. बट द प्रॉब्लम इज हॉट बॉडी का रेडिएशन इज मोर देन द कोल्ड बॉडी का. तो आई कैन से द हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी विल बी लेस देन द हीट emitted by the cold body. कोल्ड बॉडी जो हीट एमिट करेगा वो कम रहेगा क्योंकि उसका टेम्परेचर कम, इसीलिए. तो ऑप्शन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी. क्या स्टूपिड क्वेश्चन है ये. तो ये पूछा है रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, टेम्परेचर. यार रेडिएशन है, बट आपको लॉजिक समझा ना मैंने क्या बोला? इतना याद रखना, हॉट बॉडी हीट एमिट भी करेगा और हीट एब्जॉर्ब भी करेगा, इतना याद रखना. हाँ, वैसे ही कोल्ड बॉडी हीट एमिट भी करेगा, कोल्ड बॉडी हीट एब्जॉर्ब भी करेगा. लेकिन कोल्ड बॉडी लेस एमिट करता है और कोल्ड जो एमिट करेगा वो ये एब्जॉर्ब करेगा. सोचो ना, एक गर्म बॉडी लो और एक ठंडी बॉडी लो. एक गर्म बॉडी लो, एक ठंडी बॉडी लो. गर्म बॉडी अगर मान लो हर साइड पे 10 जूल निकल रहा है, हर सेकंड 10 जूल बाहर निकल रहा है. और कोल्ड बॉडी हर साइड पे 2 जूल बाहर निकल रहा है. तो हॉट बॉडी एब्जॉर्ब कितना करेगा? हॉट बॉडी एब्जॉर्ब करेगा 2 जूल. अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो हॉट बॉडी 2 जूल एब्जॉर्ब करेगा. क्यों? ये जूल इसमें आएगा ना, 2 जूल इसमें आएगा तो एब्जॉर्ब कर रहा है 2 जूल. वैसे ही कोल्ड कितना एब्जॉर्ब करेगा? तो सर कोल्ड एब्जॉर्ब करेगा 10 जूल, राइट. कोल्ड 10 जूल, इसलिए कोल्ड और गर्म होता है और गर्म और ठंडा होता है. ये लॉजिक है. बट खैर ये तो इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट 58. A black body has maximum wavelength of lambda m at the temperature of 2000 Kelvin. Its corresponding wavelength at 3000 Kelvin is how much? डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट आप लोग का ये पहला सवाल है तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. इसके पीछे का साइंस आपको डुअल नेचर में मिलेगा और डुअल नेचर अपना चालू होने वाला है अपना कुछ दिनों, तो वो भी समझा देता हूँ. इतना याद रखना, इफ बॉडी इज हॉट, ठीक है, दैट मीन्स it tries to lose energy fast. Let's take example. मान लो मेरा रूम मेरा मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पे. एक है बॉडी जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे, बॉडी 1. दूसरा है बॉडी 2 जो कि 500 डिग्री सेल्सियस पे. कौन सा जल्दी हीट निकालेगा? ऑब्वियसली ये 50 का 30 डिग्री से हल्का सा ज्यादा है तो ये स्लोली हीट निकालेगा और ये बहुत फास्ट हीट निकालेगा. जो बड़ी फास्ट हीट निकालता है दैट मीन्स उसका ईच फोटोन मोर एनर्जी लेना चाहिए, मोर एनर्जी निकालना चाहिए. और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है h nu, नहीं तो hc बाय लैम्बडा. तो ऑब्वियसली जिसका एनर्जी ज्यादा उसका लैम्बडा कम. इसीलिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में जैसे टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है, अभी समझ लो 100 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम जो वेवलेंथ मिल रहा है, 100 डिग्री पे जो मैक्सिमम वेवलेंथ मिल रहा है, वैसे ही अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर आपने मान लो टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, सो इतना पता रहना चाहिए कि टेम्परेचर और वेवलेंथ का उल्टा रिलेशन, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इतना पता रहना चाहिए, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, याद रखना, जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना वो जल्दी हीट निकालेगा. देखो ना, इफ द बॉडी इज हॉट दैट मींस इट ट्राइज टू लूज एनर्जी फास्ट. तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इंक्रीजेस. तो उतना एनर्जी बढ़ेगा उतना वेवलेंथ कम होता है. लॉजिक पता रहना चाहिए आपको, ये लॉजिक आपको पता रहना चाहिए. ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लैम्बडा है और यहाँ पे आपके पास एनर्जी है.
तो ऑब्वियसली जितना तापमान बढ़ेगा उतना एनर्जी बढ़ेगा, और जितना एनर्जी बढ़ेगा वेवलेंथ कम होगा। तो ये वेवलेंथ अगर 2000 है, सॉरी 2000 केल्विन पे है, वो लॉजिक आपको पता है, जितना आप लोग का एनर्जी बढ़ेगा उतना वेवलेंथ छोटा हो जाएगा। ये आपका लॉजिक। अब इसका आंसर मैं कैसे दूं? हाँ, अब इसका आंसर कैसे दूं? अब आप लोग थोड़े से रेडी हो गए इसको समझने के। नाउ इट इज वेरी सिंपल। नाउ इट इज वेरी सिंपल। हाउ टू सॉल्व इट? देयर इज वन सिंगल सा फॉर्मूला। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? प्लीज सी। लैम्बडा इनटू टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये रट्टा मार लो, काम खत्म। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये, प्रॉपर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है भाई। मैं बहुत स्लोली सिखा रहा, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को ये रेडिएशन वाला पार्ट नहीं आता रहेगा, इसलिए स्लोली सिखा रहा। Wien's displacement law. Lambda is lambda is inversely proportional to temperature. Lambda is inversely proportional to temperature. तो temperature अगर मैंने इधर भेजा तो multiply होता है, तो lambda into temperature is constant. That means lambda 1 T1 will be equal to lambda 2 T2. lambda 1 कितना है स्टार्टिंग में? जब टेम्परेचर 2000 था तो lambda 1 कितना है? lambda m. जब टेम्परेचर 3000 था lambda कितना है? अननोन। ये ढूंढना है, तो 3000 उधर भेजो। सो lambda unknown will be 2000 by 3000 into lambda max, which is 2/3 lambda. ओरली समझ जाओ। और इसको और आंसर इजी यार। यहाँ पे आप लोग देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? 2000 से 3000 पे गया तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा। लुक एट द ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शंस में कम दिख रहा है? रॉन्ग, रॉन्ग। ये दो ऑप्शन है, 2/3 और ये 4/9। बहुत सारे बच्चों को ऐसा गलती से स्क्वायर कर देते हैं। इधर पे स्क्वायर का रिलेशन है और 1 का रिलेशन है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 59. The maximum energy in thermal radiation from a source occurs at the wavelength of 4000 angstrom. The effective temperature of the source is how much? मैक्सिमम एनर्जी कितने पे निकल रहा है? 4000 एंगस्ट्रॉम पे। तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? अभी आपको इतना पता रहना चाहिए, ये फॉर्मूला अभी हमको इतना पता ना, लैम्बडा इनटू टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, व्हाट इज दैट कांस्टेंट? ठीक है, वो कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट का वैल्यू पता रहना चाहिए। लैम्बडा इनटू टेम्परेचर इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, कांस्टेंट है ये, एंड इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 2.93 इंटू 10⁻⁻3। ये एक चीज है जो थोड़ा नया है आपके लिए। ठीक है गाइस, ये एक चीज है जो थोड़ा सा नया है आप सबके लिए, तो इसको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, ये जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये ना वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इसीलिए जो कांस्टेंट है ना बच्चों, ये वीन्स कांस्टेंट है। वीन्स कांस्टेंट, ये आपको वैल्यू रटना पड़ेगा। ठीक है, 2.93 इंटू 10⁻³ आपके टेक्स्ट बुक में इसको 2.89 दिए। आप लोग चाहे तो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2.93 हमेशा लेके करता हूँ। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया, लैम्बडा इंटू टी इज इक्वल टू बी। आपको क्या ढूंढने का है? आपको द टेम्परेचर ढूंढना है, तो लैम्बडा उधर भेजो। तो टेम्परेचर इज बी बाय लैम्बडा। बी कितना है? 2.93 इंटू 10⁻⁻3। लैम्बडा कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 इंटू 10⁻10। 10⁻10, 3 जीरो उड़ा दो तो 10⁻7 हो जाएगा। -1 ऊपर भेजो तो 10⁻+7 हो जाएगा। -3 + 7 विल बी इक्वल्स टू ये +4। तो 2.93 इंटू 10⁻+4 डिवाइड बाय 4। इनको डिवाइड करो, ऑलमोस्ट कितना आएगा? 0.74 जा 28 होता है, 29 1 0.72 0.72 या 0.73 इंटू 10⁻4। 0.73 इंटू 10⁻4, नहीं तो एक पैसा दे दो इसको, 7.3 इंटू 10⁻3। ऑप्शन है। नेक्स्ट 60th. The wavelength of maximum emitted energy of a body at 700 Kelvin is this much. ये लैम्बडा मैक्सिमम है। The wavelength of the maximum emitted energy, ये टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर दिया आपको 700 केल्विन और लैम्बडा दिया आपको 4.08 माइक्रोमीटर, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज रेज टू 1400, ये T1 लैम्बडा हुआ। T2 दिया आपको 1400, तो लैम्बडा 2 कितना रहेगा? सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ा है कि कम हुआ है? टेम्परेचर डबल हुआ है। टेम्परेचर डबल है तो वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ हाफ होगा। ऑलरेडी पता मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ 4 का आधा कर दो, 2.04 आ गया आंसर। ऐसा समझ में? 63 तक मैं करके दे देता, फिर बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करता, क्योंकि फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ न्यू टॉपिक चलेगा। तो 60 होगा ना? 61। A black body emits radiation of maximum intensity. देखो ये वेवलेंथ है when the temperature is this much. If the temperature is increased to this much, increased by, हाँ ये अच्छे से करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। 61st क्वेश्चन, गारंटी है बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे। 61st क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक करेंगे, मतलब
हाथ का मुंह का निवाला जाएगा हाथ से। कैसे, प्लीज सी। सबसे पहला मिस्टेक, वो लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में। दूसरा चीज, ये वर्ड देखो, इंक्रीज टू बोला है कि इंक्रीज बाय बोला है, याद रखना। द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय, इसका मतलब क्या है? T1 देखो, T1 कितना है? 1227 डिग्री सेल्सियस। तो 273 ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 1500 डिग्री, सॉरी अपना 1500 केल्विन। T1 मिल गया। T2 क्या है? T2 इज इंक्रीज्ड बाय। इंक्रीज बाय का मतलब है T1 प्लस समथिंग। तो T2 कितना है? T1 जो था 1227, उसमें ऐड किया कितना? 2227। तो इसको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, ये कितना होता है? 1227 और 2227, 4 5 4 3 3 4 5 4, ये डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन बनाओ 273 ऐड करके। तो 437 75 12 4267 केल्विन, 3727। मतलब T1 आपका 1500 केल्विन था एंड T2 आपका कितना है? उसके डबल से ज्यादा, 3727, डबल से ज्यादा। स्टार्टिंग में आपका लैम्बडा था 5000। अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो लैम्बडा कम होगा। लैम्बडा कितना होगा? टेम्परेचर डबल से ज्यादा हुआ है तो टेम्परेचर आधे से कम होगा, सॉरी वेवलेंथ आधे से कम होगा, मतलब 2500 से भी कम होगा। 2500 से कम या 2500, 2754 दिख रहा है, ये दिख रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, इन लोग ने गलती किया रहेगा, इन लोग ने इंक्रीज टू बोला रहेगा। रुको जरा, 2500, ये 1500, ये 2500, तो 5000 इंटू 1500 बाई 2500 005553 नहीं राइट है, ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इतना लॉजिक समझ में है? लॉजिक समझ में है? टेम्परेचर आपका कितने से बढ़ा है? T1 आपका 1227 था, जो कि 1500 केल्विन होता है, और T2 आपका 1000 2000 3000 3500 के आसपास है, और प्लस इसमें ये ऐड करो 3700 के आसपास है। मतलब ऑब्वियसली फिर लैम्बडा 2 कितना रहेगा? तो 5000 इंटू 1500 डिवाइड बाय 3700, ऐसा ऑलमोस्ट 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 ऑलमोस्ट। इसको डिवाइड करके देख लेने का, ठीक है। 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 15 4 जा 60 बाई 2 3, 2000 के आसपास, 2754। नेक्स्ट क्वेश्चन। The intensity of radiation emitted by the sun has its maximum wavelength of each month and the emitted north star has the maximum wavelength value। हो जाएगा, आपको इजीली आ जाएगा, इजी है। टेम्परेचर और लैम्बडा का रिलेशन। 63, द प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस द वेवलेंथ फॉर द 3 ब्लैक बॉडीज है। ये टेम्परेचर है और यहाँ पे इंटेंसिटी देखो, इधर पे वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी दिख रहा है, इंटेंसिटी, और एक्स एक्सिस पे लैम्बडा दिख रहा है। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी एनर्जी होता है, याद रखना। इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी ही पर यूनिट एरिया कितना निकल रहा है। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी इज एनर्जी ओनली एमिटेड पर यूनिट एरिया। तो बेसिकली इंटेंसिटी ना लिखे एनर्जी बोलो, एनर्जी बोलो, ठीक है, एनर्जी बोलो। तो एनर्जी और लैम्बडा का लॉजिक अब मैंने आपको सिखाया था। जिसका एनर्जी ज्यादा उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली ज्यादा और उसका वेवलेंथ कम। किसका आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे लाइन दिख रहा है एनर्जी में? T3। T3 का एनर्जी T3 का एनर्जी मैक्सिमम है, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर भी मैक्सिमम रहेगा, याद रखना, टेम्परेचर भी मैक्सिमम रहेगा। तो T3 इज द आंसर, मैक्सिमम। फिर T2 का टेम्परेचर, मतलब फिर T2 का एनर्जी ज्यादा निकला तो T2 का टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। एंड T1 का और का, आगे समझ में, इजी था। नेक्स्ट हो गया ना 63। चलो फिर ये वीडियो एंड होता है। नेक्स्ट और एक वीडियो आपको मिलेगा बाद में, जिसमें हम लोग का लास्ट वाइंड अप हो जाएगा। कहाँ तक है? 88 तक है, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये टाटा।